अलावा बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई का कैसा एक्शन रहा कल के बाजारों में। सबसे पहले एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की, करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की एफआईआईज ने। और डीआईआई की बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी की, करीब 3,600 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने भी की। तो काफ़ी अच्छा एक्शन था कल के बाजारों में। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,500 करोड़ की बिकवाली हुई, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 6,230 करोड़ की खरीदारी हुई कल के बाजार में। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ की खरीदारी हुई कल के बाजार में, और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 70 करोड़ की बिकवाली हुई। तो काफ़ी अच्छा एक्शन था कल के बाज़ारों में। जो संकेत आ रहे हैं यूएस के बाज़ार से वो काफ़ी म्यूटेड है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो एक पॉजिटिव स्टार्ट इंडिकेट कर रहा है भारतीय बाज़ारों के लिए। आगे बढ़ते हैं और ट्रेड सेटअप लेके आते हैं। आज के बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे उसकी बात करेंगे। मेरे सहयोगी डिम्पी जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी जी बताएं आज के मार्केट को कैसे असेस करना चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी। शुक्रिया आशीषा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो हमने बात आपके सामने रखी थी कि 21,800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पुल बैक आ सकता है वहां से। एग्जैक्टली 21,800 से पुल बैक आया। और दूसरा, कल बैंक निफ्टी में हमारे सभी टारगेट्स अचीव हो गए। 47,800 का हमने आपको टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया। और फ्यूचर्स पे तो 48,000 बकायदा लग गया। तो पहले तो कल जिनके पास भी ये पोजीशनिंग रही होगी, कल उनको अच्छा इंट्राडे गेन आया उनके हाथ में, उसके लिए उनको बहुत बधाई। अब आते हैं आज के डाटा पे। पहले मैं एफआईज के नंबर से शुरू करूंगा क्योंकि अभी आप एफआईज के नंबर ही पढ़ रहे थे। देखिए, एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। वो 34% थे, 34% ही है कल। और कल जो भी माल थोड़ा बहुत एफआईज ले लिया वो हैज करके लिया है। दैट मीन्स अगर वो 100 रुपए का माल बेच रहे थे, 100 रुपए का माल ही खरीद रहे थे। एग्जैक्टली इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें नेट में लॉन्ग पोजिशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप एफआईज का नंबर देखें तो इस चीज को जरूर गौर दें कि जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर वो खरीदारी करे और कैश के अंदर खरीदारी होगी, उस दिन बाजार बहुत बढ़िया चलेगा। अदरवाइज जब तक ये डाइवर्जेंस रहेगा, यानी कि कैश में बिकवाली और ऑप्शंस में खरीदारी, या फिर ऑप्शंस में बिकवाली और कैश में खरीदारी, तब तक बाजार रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करके चलेगा, तब तोड़फोड़ तेजी से नहीं चलेगा। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डाटा पे। मार्केट में कल फिर एक्चुअली माल किसने खरीदा? क्या रिटेल ने खरीदा? रिटेल ने कल नहीं खरीदा, कल खरीदा डीआईज ने। कल डीआईज पहली बार पिछले 15 से 20 दिनों में पहली बार उनकी होल्डिंग 2% से बढ़ी है। ये 41% से बढ़कर 43% हो गई है। एक्चुअली डीआईज खरीद नहीं रहे थे, इसलिए मार्केट का बेस जल्दी जल्दी नहीं बन रहा था और बाजार के अंदर रिटेलर और वर्सेज एफआईज चल रहा था। एफआईज बेच रहे थे, रिटेल उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए बाजार पिटता जा रहा था। कल डीआईज ने उसको एक क्वेश्चन दिया 2% की लॉन्ग होल्डिंग बढ़वा के। तो इसलिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट है डीआईज के फ्रंट पे कि उनकी हल्की सी वापसी हुई है। यह पहला पॉइंट। क्या रिटेल के पास होल्डिंग कम हो गई है? नहीं, रिटेल के पास अभी भी होल्डिंग 65 से 66% है। और इंडिया विक्स अभी भी कल 20 के ऊपर बना हुआ है, उसके नीचे नहीं गया वो। तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। अभी भी बाजार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ कल के मूव से अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बाजार की गिरावट अभी रुक गई है। इसलिए आज कम से कम 22,250 के ऊपर या 250 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि वो 50 दिन की एवरेज है। एक बार 50 डे की एवरेज अगर आ गई तो मार्केट अपना रिदम को वापस से कंटिन्यू करेगा। फिर ये बाइंग और डिप्स का बाजार हो जाएगा, बजाय अभी सेल ऑन राइज के बाजार के। तो ये आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको 22,250 या 235 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिल जाए। दूसरा पॉइंट, जिनके पास ये पोजीशंस है वो कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि सेकंड डे क्वांटिटेटिव इफेक्ट मिल रहा है। कल रिलायंस को छोड़ के ज्यादातर मेजर शेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कल लॉन्ग के पोजीशंस के डाटा का वो काफी अच्छा था। शॉर्ट कवरिंग कम थी और लॉन्ग पोजीशन ज्यादा थे। इसका मतलब लोगों की कन्विक्शन लौटी है कल। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पोजीशन है तो आपका टारगेट आज का वो है 22,250 तक का रखें। एक बार इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है फिर पोजीशन को काटे नहीं बल्कि कैरी फॉरवर्ड करें, और आपका हो सकता है अगले 10 दिनों में आपका टारगेट 22,400 भी आ जाए। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 21,800 और 22,000 का स्टॉप लॉस रखें। सेम है ना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपका 47,000 जैसे हमने कल कहा था कि एक बेस रहेगा, अब उस बेस को शिफ्ट कर लाइए और 47,500 पे ले आइए। कल की ऑप्शन चेंज हुई है। 47,500 अब आपका नया बेस है। 47,800 के ऊपर जैसे अब आप
थोड़ा टाइम और निकालोगे आप 48,000 दिखा सकते हो आज में, और 48,200 आपका फाइनली टारगेट है 1 से 2 दिन का। तो ये कुल मिला के बेस है। किसी को भी बाय करना है, मान लीजिए कल उसने बाय नहीं किया, आज बाय करना चाहता है, तो वो इस चीज का वेट करे कि या तो डिप आ जाए, या अगर वो पोजीशन ले भी रहा है तो 5 से 10% से ज्यादा इंडेक्स में पोजीशन अभी नहीं होनी चाहिए। 9 शेयर एफ बैन में है, पुट कॉल रेशियो 0.9 का चल रहा है, जो कि फेयर वैल्यू बता रहा है। और मार्केट के अंदर आज ऑप्शन ट्रेडर्स, खासकर कॉल वाले, थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, क्योंकि पुट्स के प्रीमियम तो बहुत जोरदार तरीके से टूट रहे हैं, बट कॉल्स के प्रीमियम उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रहे। ओके, तो ये राय थी मार्केट पर। डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अजित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या रणनीति रहेगी, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे। ठीक है, अजित जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मार्केट पर कॉशन रहेगा, वैसा डिम्पी जी का मानना था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखें। अजित जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय लेंगे। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या है उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले अजित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें मार्केट पर अपनी राय दें, और उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे वो भी बताएं। या गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जिस तरीके से कल मार्केट में एक गिरावट के फेज के बाद एक रिकवरी देखने को मिली, तो जो क्रूशियल लेवल था 21,800 का निफ्टी पे, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ओवर के आया है। और मुझे लगता है कि जब तक कि आप इन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी इंडेक्स में रिबाउंड की। बट ट्रेंड रिवर्सल के लिए अभी आपको बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना है। तो 22,300 से लेकर 400 का जोन है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह करेगा। तो अभी इस रिबाउंड को यूटिलाइज करें। जो भी आपके पोजीशन कुछ फंसी हुई है अगर बाई साइड की, उनको एग्जिट करने के लिए और बहुत सेलेक्टिव बाइंग करने के लिए, खासतौर से उन सेक्टर्स में जहाँ पे कि रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लाइक एफएमसीजी, ऑटो, मेटल्स के कुछ काउंटर्स। तो यहाँ पे आपका फोकस एरिया होना चाहिए। नाउ अब बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक की, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो है अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से डिफेंसिव ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ पे कि कम वोलेटिलिटी है, अशोक लेलैंड एक ऐसा नाम है। अभी हाल फिलहाल में स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। कल के सेशन में भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला ड्यूरिंग द डे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है 209 तक के टारगेट के लिए 195 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे क्यूमेंस इंडिया जो कि एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस दिखा रहा है काफी लंबे टाइम से। कल एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। यहाँ पे देखिए मोमेंटम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए 3620 के टारगेट के साथ 3450 के स्टॉप लॉस के। क्यूमेंस इंडिया पर खरीदारी की राय। अजित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी 50 से आज भारती एयरटेल के नतीजे आने वाले हैं। अनुमान लेकर मेरे सहयोगी सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताएं आंकड़ों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री, एआरपीयू को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी। नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 में। रेवेन्यूज करीब 2% हायर हो सकते हैं ना कंसोलिडेटेड बेसिस। एबिटा करीब 3% हायर हो सकती है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो करीब 34% की सिक्वेंशियल बेसिस पे जंप आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये तो रही एक्सपेक्टेशंस, बट कुछ ही दिन पहले कंपनी की सब्सिडरी जो है एयरटेल अफ्रीका, उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए थे, और उनके नंबर्स अनुमान से थोड़े खराब आए थे, क्योंकि नायरा जो करेंसी है वहाँ की, उसमें डिवैल्यूएशन हुआ था डॉलर के सामने, और इसी कारण जो नंबर्स थे वो थोड़े वीकी साइड पे थे। तो शायद जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है एयरटेल के, वो भी थोड़े खराब आने की एक्सपेक्टेशंस अब एक्चुअली स्ट्रीट ने बिल्ड करना शुरू कर दी है। बट एयरटेल के नंबर्स आने पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इंडिया मोबाइल बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया मोबाइल रेवेन्यू और एबिटा जो है उसमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। और ये जो ग्रोथ है ये प्योरली हायर सब्सक्राइबर बेस और हायर आरपू की वजह से। अब आरपू सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो 1% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली 2G to 4G सब्सक्राइबर चर्न देखते मिला है, और इसी कारण आरपू नंबर है वो करीब 1% से बढ़ सकता है। उसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं मोबाइल में, अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे कि होम ब्रॉडबैंड बिजनेस, वहाँ पे अच्छा नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस है। एंटरप्राइज बिजनेस में हेल्दी ग्रोथ आ सकती है। डीटीएच बिजनेस थोड़ा बहुत म्यूटेड रह सकता है फोर्थ क्वार्टर में। बट नंबर्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या रहेगा FY25 के लिए, इसको लेके क्या कमेंट्री आ रही है उस पर ध्यान रखना होगा, और टैरिफ हाइक को लेके क्या कमेंट्री आ रही है, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट की भारतीय एयरटेल के नंबर्स से।
ठीक है, तो भारतीय एयरटेल के नतीजों पर अपनी नजर रखें। आज मार्केट आवर्स के बाद नतीजे आएंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी।